Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to start the menstrual cycle. So in menstrual cycle we are going to have two components, the ovarian changes and the इंट्रोमेंट्रल चेंजेस. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास होता क्या है ना, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल जो एवरेज साइज़ होता है ना साइकिल का वो 28 डेज़ की साइकिल होती है. ठीक है, और लेकिन वो वेरी कर सकती है, मिनिमम ऑफ 21 एंड मैक्सिमम ऑफ 35 तक जा सकती है. ठीक है, फिर इसके बाद जो ब्लीडिंग डेज होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ना, वो हमारे पास नॉर्मली तो हम बोलते हैं 5 to 6 डेज़ का होता है. ठीक है, लेकिन अगर रेंज की बात करो तो 2 to 8 डेज़ तक ब्लीड हो सकता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ना ब्लीडिंग में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है, वो हमारे पास होता है 35 ml. ठीक है, 35 ml पर मंथ. ठीक है, ये नॉर्मल है. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना हमारे पास इसमें एक चीज़ होती है, सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम GnRH कहते हैं. ठीक है, GnRH रिलीज़ होता है. अब जब GnRH रिलीज़ होता है ना तो वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को. इंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट हो जाता है ना तो उसकी वजह से हमारे पास FSH और LH बन जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब FSH बहुत सारा बनता है और LH जो होता है वो थोड़ा सा बनता है. ठीक है, अब क्या होता है, देखो हमारे पास FSH भी बन गया, LH भी बन गया. FSH ज़रा ज़्यादा सा था तो LH थोड़ा कम सा था. ठीक है, अब जो FSH है ना उसने एक्ट करना है ग्रेनुलोजा सेल्स ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल. ठीक है, और LH ने हमारे पास एक्ट करना था दी थीका सेल ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये जो LH होता है ये थीका सेल्स पे एक्ट करता है. जब वो थीका सेल्स पे एक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन्स. ठीक है, अब एंड्रोजन्स जो होते हैं ना ये हमारे पास चले जाते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स के पास. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो FSH है वो ग्रेनुलोजा सेल्स में एरोमेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देते हैं. ठीक है, सही है, एरोमेटेज एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है ना तो उसकी वजह से एंड्रोजन जो होते हैं ना, एंड्रोस्टिनिडायोन, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, और इसको हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं. ठीक है, दोबारा से मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाई हुई है, यहाँ से कर लेते हैं और बहुत इजी होगा. ठीक है, देखो पहले LH आया है, ठीक है, सेल्स पे एक्ट किया जिसकी वजह से हमारे पास एंड्रोजन बना है. एंड्रोजन जो है वो ग्रेनुलोजा सेल्स के पास चले गए. ग्रेनुलोजा सेल्स पर FSH ने एक्ट किया था तो एरोमेटेज की एक्टिवेशन हो गई थी. एरोमेटेज एक्टिवेट हुआ है तो एंड्रोजन से हमारे पास बन गया एस्ट्रोजन. ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद क्या होता है ना, हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है ना, जब उसका लेवल हमारे पास कम होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास LH का लेवल भी कम होता है. ठीक है, मतलब कि एस्ट्रोजन कम है तो LH भी कम है. ठीक है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता जाएगा ना तो फिर क्या होगा, हमारे पास LH का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर ओवुलेशन होगी. ठीक है, तो ये याद रखना, एस्ट्रोजन कम तो LH कम, एस्ट्रोजन ज़्यादा तो LH ज़्यादा. ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप प्रोजेस्टेरोन की बात करो ना तो प्रोजेस्टेरोन इसका ऑपोजिट है. प्रोजेस्टेरोन कम तो LH और FSH ज़्यादा. ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा तो FSH और LH कम. ठीक है, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना वो हमारे पास अगर वो ज़्यादा होता है ना तो LH भी ज़्यादा हो जाता है. LH ज़्यादा हो तो ओवुलेशन होती है. ठीक है, तो अब अगर कोई फीमेल हो ना जो कंसीव करना चाह रही हो ना तो उसको आप कभी भी NSAIDs वगैरह, ब्रूफिन वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह, कीटोलोराक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देते क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स होते हैं, तो अल्टीमेटली पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम जो ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं ना तो इसमें तो ये होता है ना कि हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली ओवुलेशन हो जाती है ना. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो ओवुलेट ना करे या पेशेंट जो है वो कंसीव ना कर पाए तो हम लोग पेशेंट को कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं. अब जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं ना उसमें हमारे पास एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है. एस्ट्रोजन थोड़ा सा होता है, प्रोजेस्टेरोन ज़रा ज़्यादा सा होता है. ठीक है, अब देखो, अब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो FSH LH कम है. ठीक है, और एस्ट्रोजन कम है तो FSH LH कम है. ठीक है, अल्टीमेटली ओवुलेशन नहीं होगी. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज विच इज़ दी ओवेरियन चेंजेस. ठीक है, अब ओवेरियन चेंजेस की अगर हम बात करें ना तो इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं. एक हमारे पास होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा हमारे पास होता है
ओवुलेटरी फेज और थर्ड हमारे पास ल्यूटल, फॉलिकुलर, ओवुलेटरी एंड ल्यूटल फेज, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है ना, सबसे पहले हम करते हैं फॉलिकुलर फेज की बात, ठीक है। फॉलिकुलर फेज जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास डिटरमाइन करता है कि साइकिल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। और फॉलिकुलर फेज ही हमारे पास 14 डे का होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर 14 डे पे हमारे पास फॉलिकुलर फेज ख़त्म होता है, तो 14 डे के बाद हमारे पास ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है ना कि जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई थी ना, वही चीज़ें देखो क्या होगा कि हमारे पास FSH का लेवल राइज होगा। FSH पहले FSH राइज होगा, FSH राइज होने की वजह से हमारे पास एस्ट्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा तो एस्ट्रोजन की वजह से हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, ठीक है। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से हमारे पास LH भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो LH भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से हमारे पास FSH का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। देखो एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है तो FSH कम हो गया है, एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है तो LH ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोजन अब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो हमारे पास FSH तो कम हो गया, LH ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास एक बात होती है डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। और डोमिनेंट फॉलिकल ही वही फॉलिकल होता है जो जिससे हमारे पास ओवम निकलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्पस ल्यूटेम बन जाता है और बाकी सारा किस्सा होता है, ठीक है। अब डोमिनेंट फॉलिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, देखो डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है ना हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल जो मिड फॉलिकुलर टाइम होता है ना, मिड फॉलिकुलर फेज, उसमें ये लार्जेस्ट फॉलिकल होता है, ठीक है। और एक हमारे पास वेल डेवलप फॉलिकल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो होता है ना हमारे पास इसमें एरोमेटेज एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इनहिबिन का लेवल भी ज़्यादा होता है और एस्ट्राडायोल का लेवल भी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। इनहिबिन और एस्ट्राडायोल का लेवल ज़्यादा होता है। FSH इंड्यूस्ड LH रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास FSH कम हो या ज़्यादा हो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल के कैरेक्टर्स होते हैं, लार्ज, वेल डेवलप, एरोमेटेज एक्टिविटी ज़्यादा है, एस्ट्राडायोल, इनहिबिन का लेवल ज़्यादा है, FSH इंड्यूस LH रिसेप्टर्स हैं उनका लेवल ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अब इनहिबिन और एक्टिविन क्या होते हैं ना, इनहिबिन बेसिकली वो होते हैं जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है FSH की रिलीज़ पर, ठीक है। और जो हमारे पास एक्टिविन होता है ना, ये हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज़ होते हैं, उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है FSH की बाइंडिंग ऑन द फॉलिकल पे, ठीक है। एक्टिविन को पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इनहिबिन का नेगेटिव। इनहिबिन जो होता है ना आपका बेसिकली FSH के लेवल को कम करती है। FSH जब कम हो जाता है तो देखो इनहिबिन आया है, आपका इनहिबिटरी इफेक्ट है, FSH रिलीज़ ही नहीं होगा। FSH रिलीज़ नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका एस्ट्रोजन ही नहीं आएगा, एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो आपकी साइकिल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब पहला फेज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आपका FSH राइज हुआ, FSH राइज होने की वजह से आपका एस्ट्रोजन बना है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया, एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो FSH आपका ड्रॉप कर गया है, फिर इसके बाद आपका LH राइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ बेसिकली वो फेज़ होता है जिसमें हमारे पास oocyte जो होता है वो निकल आता है ओवम से, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल से, ठीक है। अब इसमें ये बेसिकली 14 डे पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है ना तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जैसे जैसे एस्ट्रोजन ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास LH का लेवल भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब LH का लेवल एक हद तक ज़्यादा होता है, ठीक है, और एक एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है। जब एक्सट्रीम लेवल LH का पहुंच जाता है ना तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो LH सर्ज आ जाता है, और LH सर्ज के 24 to 36 आवर बाद हमारे पास ओवम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब LH जब इंक्रीज़ होता है ना तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, LH सर्ज हुआ, ओवुलेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ओवुलेशन जब हुई है ना तो उसके लिए आपका जो प्राइमोडियल फॉलिकल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मेटालोप्रोटीनेज चाहिए होता है, ठीक है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, एक और एक हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये बात हो गई कि हमारे पास LH का सर्ज आया है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई था, LH का सर्ज आया तो हमारे पास वो हो गया, ओवुलेशन हो गई, ठीक है। अब ओवुलेशन के बाद जो ल्यूटिल फेज होता है ना इसमें क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, और आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो
जो ओवम तो निकल गया, ठीक है, लेकिन जो हमारी थीका और ग्रेनुलोसा लेयर रह गई थी ना, तो उससे हमारे पास बन जाता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसके डायग्राम में आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम जब बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है, अच्छा जी, देखो अब क्या हुआ है कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस ज़्यादा हो गई है, ठीक है, फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम मैंने आपको बताया किससे बना है, फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड द थीका सेल्स, ठीक है, उससे कार्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास जो कार्पस ये जो ल्यूटिल फेज होता है ना, ये मोस्टली हमारे पास 14 डेज़ का होता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास, देखो सबसे पहले ओवुलेशन हमारे 14 डे पे होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास, अच्छा जी, अब अगर साइकिल हमारे पास 21 डेज़ सॉरी 28 डेज़ की है, तो 21 डेज़ पे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाईएस्ट होगा, और अगर 35 डेज़ की साइकिल है तो 28 डे पे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कार्पस ल्यूटियम जो है ना, या तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है ना और इम्प्लांटेशन हो गई है, तो हमारे पास ये कार्पस ल्यूटियम जो है ना, ये मज़ीद जो है आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कराएगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रिलीज़ करवाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं होती, तो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम से कार्पस एल्बिकन बन जाता है, जिसको वाइट बॉडी कहते हैं, और फिर उसके बाद इन्वल्यूट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। देखो अब अगर इम्प्लांटेशन हो गई है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, वो बीटा एचसीजी रिलीज़ कराता है। जब बीटा एचसीजी रिलीज़ हो जाता है ना, तो उसकी वजह से जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना, उसकी कन्वर्जन इनटू कार्पस एल्बिकन जो होता है वो नहीं होती। अल्टीमेटली उससे प्रोजेस्टेरोन निकल रहा होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्प करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी ओवेरियन चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एंडोमेट्रियल चेंजेस। एंडोमेट्रियल चेंजेस में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक आपका मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, एक आपका होता है प्रोलिफरेटिव फेज़ जिसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता है सिक्रेटरी फेज़ जिसको हम ल्यूटिल फेज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ना हमारे पास, देखो हमारे पास ना मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको ओवेरियन साइकिल दिखा दूंगा जो हम लोगों ने कर ली है ना। देखो यहाँ तक ये एरिया जो है, ये हमारे पास है फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। ये हमारे पास है ओवुलेटरी फेज़, ये हमारे पास जो है वो है ये वाला पोर्शन, या ये कर लो या ये कर लो, ये हमारे पास हो गया जो हमारे पास लास्ट फेज़ था ल्यूटल फेज़, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एफएसएच का लेवल ज़्यादा होता है, एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, फिर एफएसएच ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, एलएच ज़्यादा हो जाता है, एलएच ज़्यादा होता है तो ओवुलेशन होती है, फिर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है कार्पस ल्यूटियम से, फिर ज़्यादा अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी ड्रॉप करेगा और एस्ट्रोजन भी हमारे पास ड्रॉप करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियल चेंजेस होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है ना शेडिंग, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियल शेडिंग जो होती है, ठीक है। अब वो शेडिंग जो होती है ना, वो हमारे पास कब शुरू होती है, देखो एक हमारे पास जब एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है ना, तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जो होता है ना, वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हुआ होता है, ठीक है। वो ये वाला पीरियड है, ठीक है, जब हमारे पास कॉर्पस एल्बिकन बन गया था, ठीक है। तब हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल लॉस होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियल जो होती है वो शेडिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें स्पाइरल वेसल्स होते हैं ना, तो उसका इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, थिनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वैजो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये आपका थिन हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ एरिया आपका जो होता है इसमें थिनिंग जो होती है वो आपकी होती है फॉलिकुलर फेज़ में, जब आपका एफएसएच तो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एफएसएच राइज हो गया है, ठीक है। लेकिन अब देखो एफएसएच राइज है, लेकिन हमारे पास ना एस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास थिनिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एफएसएच राइज होगा तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन जब आना शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ होगा, जिसमें हमारे पास एंडोमेट्रियल थिकनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एंडोमेट्रियम का जो हमारे पास लो कॉलमनर एपिथेलियम थे ना, वो अब हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे इनटू इनटू दी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, ठीक है। और जो थिन जो मेम्ब्रेन 0.5 mm तक पहुंच चुकी थी यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारे पास 3 to 5 mm तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं सिक्रेटरी फेज़ पे। सिक्रेटरी फेज़ बेसिकली ये वाला फेज़ होता है ना। अब इसमें क्या होता है ना, ये वाला फेज़, ठीक है,
इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका एंडोमेट्रियम जो है वो काफ़ी थिक हो गया है, ठीक है। अब सेक्रेटरी फेज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ तक बहुत पीक पे चला गया था, हमारे पास एलएच का लेवल भी यहाँ पे पीक पे हो गया, ओवुलेशन हो गई है। फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा, प्रोजेस्टेरोन की रिलीज़ की वजह से हमारे पास एंडोमेट्रियल थिकनिंग और मज़ीद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होगी डेसिडुअलाइजेशन, ठीक है। अब डेसिडुअलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं ना, एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। अब एंडोमेट्रियल की हमारे पास 3 जोन्स, 3 लेयर्स, आप जो कहना चाहो कह लो, ठीक है। वो हमारे पास उसकी 3 लेयर्स का नाम होता है, सबसे जो नीचे होती है उसको हम स्ट्रेटम बेसालिस कहते हैं, मिडल वाले को स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम कहते हैं और लोअर वाले को स्ट्रेटम कम्पैक्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये लेयर बन जाती है और ये हमारे पास बिल्कुल सूटेबल होती है फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। ठीक है, वे डन विद दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम लोगों ने जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लें। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।